नमस्कार बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग मल्टी स्किल फाउंडेशन जिसका सब्जेक्ट कोड 416 है, क्लास 10 के लिए सिंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे टर्म 2 के लिए। इसमें जो टाइम मिलेगा आपको 1 आवर का है और जो मैक्सिमम मार्क्स है इसमें 25 है। इसकी इंस्ट्रक्शंस देखते हैं तो इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में देखिए टोटल आपको 5 मार्क्स से मिलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे 6 क्वेश्चन हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से हैं। इसके को देखते हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो है ना 1 मार्क का है। इसमें 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है तो 3 मार्क्स से मिल जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है ना ये 2 मार्क्स का है। इसमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो टोटल 5 नंबर हो गया। अब इसमें देखिए सेक्शन बी जो है ना ये 12 मार्क्स का है। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन हैं जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 to 12 जो है 1 मार्क का है। इसमें 4 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं तो टोटल कितना मिलेगा, अपने को 4 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 से 18 जो है ना ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। इसमें भी 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 4 into 2 8 नंबर मिल जाएगा इसमें, और 8 4 12 हो गया। इसमें टोटल 12 मार्क्स जो बोला है। उसके बाद सेक्शन सी पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें 8 मार्क्स है और 3 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 to 21 जो है ना 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और टोटल इसमें 8 मार्क्स से मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, सेक्शन में भी दिए हुए हैं, तो उनको देखते हुए हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। और जो मार्क्स यहाँ पे अलॉटेड है वो जो सेक्शन है क्वेश्चन उसके आगे में दिया हुआ है। अब सेक्शन ए में हम लोगों को 4 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो 1 मार्क का है वो है कि व्हेन मोर एंटरप्रेन्योर सेल द सेम प्रोडक्ट हाउ इट अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमी हैं, एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो जो प्राइस है, जो कीमत है प्रोडक्ट का, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए इसके आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है तो चीज़ों की कीमतें जो है ना कम होने लगती हैं। उसी को लिखेंगे कि ड्यू टू कंपटीशन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट गोज डाउन, कि कंपटीशन के कारण, प्रतिस्पर्धा के कारण जो वस्तुओं का कीमत है, जो प्रोडक्ट का प्राइस है ना, वो नीचे जाएगा, कम होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ इंटरप्रेन्योर। जो इंटरप्रेन्योर होते हैं उनके 2 फंक्शंस या 2 मुख्य काम अपने को यहाँ पे बताना है। देखिए इसका आंसर सेकेंड है कि जो फंक्शंस हैं 2 ठो इंटरप्रेन्योर के, वो कौन से होंगे, कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे कि 2 फंक्शंस ऑफ इंटरप्रेन्योर आर एज फॉलोस, कि 2 फंक्शन जो हैं, 2 काम एक उद्यमी इंटरप्रेन्योर के, वो हम नीचे लिख रहे हैं। ये है डिवाइड इनकम, कि एक इंटरप्रेन्योर को जो इनकम है अपना उसको डिवाइड करना पड़ता है। दूसरा जो है ना टेकिंग रिस्क, उसको रिस्क लेना पड़ता है। अगर इंटरप्रेन्योर रिस्क नहीं लेगा तो कभी वो सक्सेस नहीं हो सकता, और बिना रिस्क के किसी काम को वो कर नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज द टारगेटेड ईयर बाय व्हिच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर टू बी अचीव्ड, कि वो जो टारगेटेड ईयर कौन सा है जहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव करना था, उसको यहाँ पे मेंशन करना है, लिखना है। अब देखिए इसमें जो इसका आंसर है, इसका आंसर है कि 2030 है ना, 2030 इज द टारगेटेड ईयर बाय व्हिच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर टू बी अचीव्ड, कि 2030 जो है ना वो साल है कि जो लक्ष्य बनाया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, उसको अचीव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कैन वी कंसीडर कैरिंग अ क्लॉथ बैग फॉर शॉपिंग एज इनफ टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या हम ये सोच सकते हैं कि जो क्लॉथ बैग है, कपड़े का जो बैग होता है या झोला होता है, शॉपिंग के लिए हम लोग ले जाते हैं उसको, तो इनफ होगा वो किसके लिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए। इसके आंसर को यहाँ पे लिखना है। अब आंसर 4 में देखिए कि यस क्लॉथ बैग्स आर बायोडिग्रेडेबल सो वी आर प्लेइंग आवर रोल टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि चूँकि कपड़े के जो थैले होते हैं ना वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो जब ज़मीन में फेंकते हैं तो सड़ जाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या प्ले कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अगर हम लोग क्लॉथ बैग यूज कर रहे हैं तो किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन इसमें 5 है कि राइट डाउन द मिसकंसेप्शंस अबाउट इंटरप्रेन्योरशिप, कि हम लोगों को बताना है कि जो भ्रम है, ये जो अंधविश्वास है, किसके बारे में, इंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता के बारे में, उसको यहाँ पे हम लोगों को लिखना है। अब आंसर 5 में देखिए कि जो अंधविश्वास है या जो मिथ्या विश्वास है
इंटरप्रेन्योरशिप को लेके, उसको कैसे लिखेंगे कि द मिसकंसेप्शन अबाउट इंटरप्रेन्योरशिप आर एज फॉलोज, कि जो मिसकंसेप्शन है इंटरप्रेन्योरशिप को लेके वो हम नीचे लिख रहे हैं। पहला है इंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड, कि इंटरप्रेन्योर जन्म से होते हैं, वो बनते नहीं हैं, बिल्कुल गलत है। आप एक क्षेत्र में दिमाग लगाते रहिए, आप धीरे धीरे उस क्षेत्र में इंटरप्रेन्योर हो जाएंगे, उद्यमी हो जाएंगे। जन्म से कोई इंटरप्रेन्योर नहीं होता। सेकेंड, ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज एन इंटरप्रेन्योर, कि एक आदमी जिसके पास एक बड़ा व्यवसाय है, बड़ा बिजनेस है, वही इंटरप्रेन्योर होता है, बिल्कुल गलत है। आप छोटे से शुरुआत कर सकते हैं, आसपास देखिए कहाँ पे भी आप उद्यमिता कर सकते हैं। थर्ड है अ पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक आदमी को बहुत सारा पैसे का जरूरत पड़ता है, बिल्कुल गलत है। एक आइडिया से ही बिजनेस शुरू होता है। बिजनेस शब्द में ही बिजनेस छुपा हुआ है, कि जिसमें लोगों को आप बिजी करें, वही बिजनेस है। चौथा देखिए इसका लास्ट जो है कि एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक आर स्पेशल, कि हर बिजनेस आइडिया जो है एकदम स्पेशल होना चाहिए, अल्ट्रा स्पेशल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप जो सिंपल आसपास की एक्टिविटीज़ हैं उनको भी बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन 6 है कि मेंशन एनी 4 पॉइंट्स दैट आर इंक्लूडेड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम लोगों को 4 पॉइंट बताना है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है, उसमें शामिल होता है। अब आंसर 6 में देखिए कि जो 4 पॉइंट हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उनमें क्या क्या होते हैं। तो आंसर लिखेंगे कि द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड्स फॉलोइंग पॉइंट्स, कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसमें हम जो पॉइंट लिख रहे हैं वो इंक्लूड होता है। पहला है प्लांटिंग मोर ट्रीज, कि जितना ज़्यादा हम लोग पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन मिलेगा और उतना ज़्यादा हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेकेंड है यूजिंग मोर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जितना ज़्यादा हम लोग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, उन्हें जो सड़ जाता है, जो ख़राब हो जाता है, जो पड़ा हुआ नहीं रहता, उसको हम लोग यूज करेंगे, उतना ज़्यादा जो है ना हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। थर्ड है रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, कि जितने ज़्यादा वेस्ट मटेरियल हैं, जैसे पेन है, मोबाइल है, कोई भी, उसको जितना ज़्यादा रिसाइकल कर सकें, रीयूज कर सकें, उतना ज़्यादा हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। और चौथा है कि यूजिंग मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, कि सारी टेक्नोलॉजी जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं उनको छोड़ के अगर हम लोग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब इसमें सेक्शन बी में आ चुके हैं, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज इंजन, इंजन क्या है। अब इसके आंसर में देखिए कि इंजन क्या होता है, कि एन इंजन इज अ मशीन, एक इंजन एक मशीन है, विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी फ्राम फ्यूल फ्राम मैकेनिकल एनर्जी थ्रू हीट एनर्जी। तो देखिए इंजन क्या करता है, एक मशीन है जो कि कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को फ्यूल से, किसके फॉर्म में, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में। कैसे, हीट एनर्जी के द्वारा, है ना, क्योंकि जैसे कोई पेट्रोल है वो इंजन में जाके जलता है, जलने से क्या होता है, हीट पैदा होता है, और हीट से क्या होता है, पिस्टन को ढकेलता है, जिससे हीट एनर्जी जो है ना मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और पिस्टन को ढकेलने से पूरा का पूरा जो है इंजन चलता है, जिससे पूरा गाड़ी चलता है। तो इंजन जो है ना वो एक प्रकार का डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर इज ड्रिंकेबल ऑन अर्थ, कि जो अर्थ है या पृथ्वी है उसमें कितना परसेंटेज ऑफ वाटर जो है या पानी का कितना परसेंट जो है वो पीने लायक है। अब इसका आंसर देखिए कि ओनली 3% वाटर इज ड्रिंकेबल ऑन अर्थ, कि पूरे के पूरे अर्थ में केवल 3% पानी ऐसा है जिसको हम पी सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉइल, कि हम लोगों को जो पीएच वैल्यू होता है न्यूट्रल सॉइल का, न्यूट्रल मिट्टी का, उसको लिखना है। आंसर 9 में देखिए कि द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉइल इज 7, कि जो न्यूट्रल सॉइल है, उदासीन मिट्टी है, उसका जो पीएच होता है वो 7 होता है, मतलब ना तो एसिडिक होता है ना ही ये बेसिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है इन विच एरियाज द मेन टेक्निक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज सरफेस स्प्रेडिंग सिंस लार्ज ओपन सरफेस ऑफ लैंड आर अवेलेबल फॉर सोकिंग, कि कौन से क्षेत्र में जो मुख्य तरीका है, टेक्निक है, तकनीक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, वो सरफेस स्प्रेडिंग है, मतलब सतह पे ज़मीन के ऊपर में फैलाना है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना लार्ज ओपन सरफेस माने बड़े बड़े खुली जगहें जो हैं वो अवेलेबल होती हैं ज़मीन की, जिसमें पानी जो है नीचे रिस सके, सोख हो सके। अब इसके आंसर में लिखेंगे कि इन रूरल एरियाज, कि गाँव के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, द मेन टेक्निक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज सरफेस स्प्रेडिंग सिंस लार्ज ओपन सरफेस ऑफ लैंड आर अवेलेबल फॉर सोकिंग, कि जो गांव का एरिया होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, उसमें जो मेन टेक्निक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का वो सरफेस स्प्रेडिंग है, कि वहाँ पे देखिए बड़े बड़े खेत होते हैं, खाली जगह होता है, तो सारा पानी वहाँ पे फैला रहता है, जिससे क्या होता है जो पानी है ना उसको सोख करने के लिए बड़ा बड़ा जगह मिल जाता है,
ये जो आंसर होगा इसका क्या होगा, रूरल एरियाज होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है ना। बैलेंस डाइट मतलब जब हम खाते हैं तो जो भोजन हम लेते हैं उस भोजन को हम कब बोलेंगे कि ये जो है ना संतुलित है, या संतुलित आहार क्या है। इसका आंसर 11 है कि द डाइट विच प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। एक ऐसा भोजन, एक ऐसा पोषण जो हमारे शरीर को जो चीज़ जरूरी रहता है वो सारा का सारा शरीर में न्यूट्रिशन देता है भोजन के द्वारा, या भोजन को पोषित करता है, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन बोलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ORS। यहाँ पे हमको लिखना है कि जो ORS है उसका फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए ORS का फुल फॉर्म क्या होता है कि द फुल फॉर्म ऑफ ORS इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। कि ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसको याद कर लीजिएगा। द फुल फॉर्म ऑफ ORS इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब इसमें आगे देखिए कि हम लोगों को यहाँ पे 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। टोटल 8 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि राइट डाउन एनी 4 एडवांटेजेज ऑफ सेविंग रेन वाटर। हमको यहाँ पे 4 फायदे बताने हैं, 4 एडवांटेजेज बताने हैं कि जो वर्षा का पानी होता है, रेन वाटर होता है, उसको बचाने के लिए। अब इसका आंसर देखिए कि 4 एडवांटेजेज ऑफ सेविंग रेन वाटर आर एज फॉलोस। कि 4 जो लाभ हैं, 4 फायदे हैं रेन वाटर को बचाने के, वो निम्नलिखित हैं। पहला है इट इज एन अल्टरनेट मीन्स ऑफ वाटर सप्लाई टू ग्राउंड वाटर एंड कॉर्पोरेशन। कि ये एक आपके पास अल्टरनेट हो जाता है, एक दूसरा उपाय मिल जाता है, एक दूसरा साधन मिल जाता है पानी को प्राप्त करने का, वाटर सप्लाई को पाने का, ग्राउंड वाटर को छोड़कर, और जो नगर निगम या ग्राम पंचायत या नगर पंचायत या नगर पालिका से जो कॉर्पोरेशन से पानी आता है उसको छोड़कर। सेकेंड है इट इज़ अ सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ वाटर विच इज़ प्योर क्लीन विदाउट एनी केमिकल्स। ये जो सोर्स है ना, ये हाई क्वालिटी रहता है वाटर का, क्योंकि इसमें कोई केमिकल और कोई मिलावट नहीं होता है, बिल्कुल प्योर होता है और क्लीन होता है। थर्ड है जीरो एक्सपेंडिचर ऑन वाटर सप्लाई। चूँकि ये पानी आप खुद बचाते हैं, खुद बचा के रखे रहते हैं, तो जो वाटर सप्लाई में आपको खर्चा करना पड़ता है, चाहे बोरवेल से हुआ या कॉर्पोरेशन से हुआ, उसका खर्चा इसमें जीरो होता है। और चौथा है कि सॉइल इरोजन एंड फ्लड विल बी लेस। इसमें सॉइल इरोजन और फ्लड जो होता है ना, वो एकदम कम होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है कि राइट डाउन द फंक्शन ऑफ पिस्टन रिंग एंड कनेक्टिंग रॉड। हमको यहाँ पे बताना है कि जो पिस्टन रिंग और कनेक्टिंग रॉड होता है वो क्या क्या काम करता है। अब आंसर 14 में देखिए कि द फंक्शन ऑफ पिस्टन रिंग एंड कनेक्टिंग रॉड आर एज फॉलोस। कि जो काम होता है पिस्टन रिंग का और कनेक्टिंग रॉड का, वो हम नीचे लिख रहे हैं। पहला है पिस्टन रिंग, इट फिल्स द गैप बिटवीन सिलेंडर एंड पिस्टन। ये जो है ना उस गैप को भर देता है जो सिलेंडर और पिस्टन के बीच में होता है। इसमें कनेक्टिंग रॉड, इट कनेक्ट्स द पिस्टन टू द क्रैंकशाफ्ट। तो जो कनेक्टिंग रॉड होता है वो क्या करता है, पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ता है। माने कनेक्टिंग रॉड के द्वारा ही पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है ना, जो ऊपर नीचे ऐसा चलते रहता है, वो क्रैंकशाफ्ट में जाने के बाद वो गोल गोल घूमता है, रोटरी मोशन में कन्वर्ट होता है, जिससे चक्का चलता है। क्वेश्चन 15 है कि हाउ टू प्रेजेंट सॉइल सैंपल रेडी फॉर सॉइल टेस्टिंग। कि जो सॉइल का नमूना होता है, मिट्टी का नमूना होता है, उसको हम कैसे तैयार करतेंगे, कब, जब हम सॉइल टेस्टिंग करेंगे तब। तो जब मिट्टी को टेस्ट करते हैं, सॉइल को टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सॉइल सैंपल होता है, सॉइल का नमूना होता है, उसको हम कैसे तैयार करेंगे। 15 में देखिए कि द प्रोसीजर फॉर सॉइल टेस्टिंग आर एज फॉलोस। कि जो सॉइल टेस्टिंग का प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया होता है मृदा परीक्षण का, वो हम नीचे लिख रहे हैं। ए है द सॉइल सैंपल ड्राइड इन द शेड शुड बी क्रस्ड लाइटली इन द वुडन मोटर। कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, मृदा है, जिसका सैंपल हमको टेस्ट करना है, उसको सुखाना चाहिए छाँव में, और उसको बारीक बनाना चाहिए एकदम हल्के हल्के वुडन मोटर के द्वारा, लकड़ी के मोटर के द्वारा यूज करके। सेकेंड है रिमूव प्लांट पार्ट्स, ग्रेवल्स एंड अदर अनवांटेड मटेरियल्स फ्रॉम इट एंड द क्रस्ड सैंपल शुड बी शिफ्टेड बाय यूजिंग 2 mm सीव। तो देखिए हमको रिमूव करना है प्लांट के पार्ट्स को, ग्रेवल माने छोटे छोटे जो गिट्टी के दाने होते हैं उनको, और बाकी जो अनवांटेड मटेरियल है उसको, इससे ताकि जो क्रस्ड सैंपल है ना वो शिफ्ट हो जाए। कहाँ पे, 2 मिलीमीटर के जो छन्नी है उसमें। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाई मदर प्लांट इज इम्पोर्टेंट इन नर्सरी। कि जो मदर प्लांट होता है, माने जिस प्लांट से ढेर सारे बीज मिलते हैं, ढेर सारे और प्लांट डेवलप होते हैं, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है नर्सरी में। आंसर 16 है कि मदर प्लांट इज इम्पोर्टेंट इन नर्सरी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। कि जो मदर प्लांट है
वो इम्पोर्टेंट है नर्सरी में। जो रीजन हम यहाँ पे बता रहे हैं उनके कारण, ए है इट प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ट्रीज, ये जो है ना गुड क्वालिटी ट्रीज को पैदा करता है। बी है ओनली दोज प्लांट शुड बी कल्टिवेटेड एज मदर प्लांट फॉर प्रिपेयरिंग क्रॉप्स एंड बर्ड्स हुज हिस्ट्री एंड क्वालिटी इज नोन फॉर श्योर। इससे क्या होता है, ऐसे पौधे पैदा होते हैं, ऐसे पौधे कल्टिवेट होते हैं जिनके मदर प्लांट को हम लोग प्रिपेयर करते हैं ग्राफ्ट के द्वारा और बर्ड्स के द्वारा, जिनका हिस्ट्री जो है, जिनका इतिहास है और जिनका क्वालिटी है ना, वो श्योरिटी के साथ हमको मालूम रहता है, माने इसमें मिक्सिंग ऑफ स्पीसीज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राइट डाउन एनी 4 फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट यूर हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राइट डाउन एनी 4 फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ, कि हमारा जो हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य है, उसको प्रभावित करने वाले हमको 4 फैक्टर्स को लिखना है। अब आंसर 17 में देखिए कि 4 फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ आर एज फॉलोज, कि 4 ऐसे फैक्टर जिससे हमारा स्वास्थ्य या हेल्थ प्रभावित होता है, वो हम नीचे लिख रहे हैं। ए है इम्प्रॉपर रेस्ट एंड मेंटल स्ट्रेस, कि जो अगर हम ढंग से रेस्ट नहीं करेंगे और दिमाग में अगर हम लोग का तनाव या स्ट्रेस रहेगा तो हमारा हेल्थ उससे डिटेरियोरेट होगा, ख़राब होगा। बी स्मोकिंग एंड एल्कोहल, अगर हम धूम्रपान करते हैं और शराब का सेवन करते हैं तो हमारा हेल्थ उससे डिटेरियोरेट होगा, ख़राब होगा। सी है लेक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, कि हम किसी भी प्रकार का फिजिकल एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में शामिल नहीं रखते हैं, बिल्कुल हम लोग डल होकर पड़े रहते हैं, आलस में डूबे रहते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे भी हमारा हेल्थ प्रभावित होगा। और डी है पुअर डाइट लीडिंग टू ओबेसिटी एंड माल न्यूट्रिशन, और हम अगर कुपोषित भोजन करते हैं, फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, जिससे मोटापा बढ़ेगा और एक्चुअल में हमको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और हम लोग माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे। क्वेश्चन 18 है कि नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप, कि यहाँ पे हमको लिखना है कि जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं किसके, ह्यूमन ब्लड ग्रुप के, उसको हमको यहाँ पे लिखना है। अब इसके आंसर में देखिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप आर, कि जो अलग अलग टाइप हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप के, हम नीचे लिख रहे हैं। इसके आंसर में ये है ए ब्लड ग्रुप ए, दूसरा है कि बी ब्लड ग्रुप बी, तीसरा है ए बी ब्लड ग्रुप ए बी, और चौथा है ओ ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है ना, तो यहाँ पे केवल 4 प्रकार का लिखना है, तो हमने यहाँ पे 4 प्रकार का लिख दिया है। अब सेक्शन सी देखिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो 8 मार्क्स यहाँ पे अपने को मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए स्मॉल विलेज वेयर यंग फार्मर नेम्ड चंदन वाज नोन एज नर्सरी चंदन। एक बार की बात है कि एक छोटा सा गांव था जहां पे एक नौजवान किसान था जिसका नाम चंदन था, लोग उसको नर्सरी चंदन के नाम से जानते थे। इन 2 years चंदन अर्न नियर अबाउट 2.14 lakhs फ्राम द सेल ऑफ ग्राफ्टेड सीडलिंग्स। 2 सालों में चंदन ने 2 लाख से ऊपर मैंने 2.14 लाख कमा लिया था, जो ग्राफ्टेड सीडलिंग करता था, मतलब जो छोटे छोटे पेड़ होते थे उसको ग्राफ्ट करके वो बेचता था। इट हैज़ नाउ बिकम अ माउथ स्टोरी इन द रीजन वेयर द एवरेज एनुअल अर्निंग फॉर स्मॉल फार्मर लाइक हिम डज नॉट एक्सीड मोर देन ₹15,000। तो यह जो है ना सबकी जुबान पे आ गया उस क्षेत्र में, क्योंकि लोगों का वहाँ सालाना कमाई जो था, स्मॉल फार्मर जो छोटे किसान थे उसके जैसे, उसका वो कभी भी 15,000 से एक्सीड नहीं करता था, 15,000 से आगे नहीं जाता था। चंदन अटेंडेड ट्रेनिंग ऑन प्लांट नर्सरी ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट विच वाज कंडक्टेड बाय स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। चंदन ने एक ट्रेनिंग को अटेंड किया, इसके लिए प्लांट नर्सरी ऑपरेशन की जो नर्सरी होता है पौधों का, उसके जो ऑपरेशंस होते हैं और मैनेजमेंट होता है, उसके ट्रेनिंग के लिए उसने एक कार्यक्रम को या एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड किया, जो कि स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा कंडक्ट किया गया था। टू प्रोड्यूस हेल्दी एंड वाइबल प्लांट्स इन नर्सरी ही गॉट टू नो अबाउट हाउ टू रेज क्वालिटी सीडलिंग्स बाय सोइंग सीड्स ऑन नर्सरी बेड्स और सीडलिंग ट्रैक्स। ठीक है, तो इसके लिए उसको क्या पता चला, क्या बताया गया कि उसको जो हेल्दी और वाइबल प्लांट होता है, मैनेजर प्लांट जो स्वस्थ हों और जो उग सकें नर्सरी में, उसकी जानकारी उसको मिला। और कैसे वो जो क्वालिटी सीडलिंग है, माने छोटे जो पौधे होते हैं, जब हम बीज बोते हैं तो नर्सरी बैग में और सीडलिंग में, वो सबको उगाने का वो तरीका सीखा। साथ ही साथ ग्राफ्टिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग एट्सेट्रा, और उसके साथ उसने ग्राफ्टिंग भी सीखा वहाँ पे और ट्रांसप्लांटिंग भी सीखा। आल्सो ही यूज टू टेक केयर ऑफ सम environmental conditions and requirements such as viable seeds, favorable temperature and appropriate level of moisture, fertile and good soil with good water retention capacity। इसके साथ उसने जाना कि जो नर्सरी होता है उसमें जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है, जो आसपास का जो स्थिति होता है ना,
और जो सही बीज होता है, जो फेवरेबल सही टेम्परेचर सही तापमान होता है, सही लेवल का मॉइस्चर होता है, फर्टाइल ज़मीन होना चाहिए, गुड सॉइल होना चाहिए जिसमें गुड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हो, माने पानी को रखने का ज़्यादा ताकत हो, इन चीज़ों को उसने काफ़ी डिटेल में समझा। ही आल्सो स्टडीड प्लांट करेक्टरिस्टिक विच मस्ट बी कंडक्टेड अलॉन्ग साइड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द एरिया। उसने इस चीज़ को भी अच्छे से पढ़ा कि जो प्लांट है, जो प्लांट वो लगा रहा है, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जो गुण हैं, वो जो है ना, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है एरिया में, जो एरिया का क्लाइमेट है ना, उसके साथ मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो डेजर्ट प्लांट है उसको आप वहाँ पे लगा रहे हैं या जो ट्रॉपिकल प्लांट है उसको लगाएंगे तो नहीं होगा। अलॉन्ग विद दिस ट्रेनिंग ही आल्सो गॉट द ट्रेनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पंप फिक्सिंग एंड देयर कंसर्न प्रॉब्लम्स। इसके साथ ही साथ उसने ट्रेनिंग हासिल किया इलेक्ट्रिक पंप फिक्सिंग का, कि जो बिजली का पंप होता है उसको कैसे फिक्स किया जाए, और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को। वन डे सम ऑफ हिज फ्रेंड्स फेसिंग इशू विथ मोटर पंप इन अ नर्सरी। एक दिन की बात है कि उसका कोई साथी था, वो जो नर्सरी के मोटर पंप में कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। वन ऑफ द नर्सरी वर्कर वाज अटेंडिंग टू फिक्स द इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम एज ही वांटेड टू सप्लाई वाटर टू न्यूली ग्राफ्स। और उनमें से जो एक नर्सरी वर्कर था वो कोशिश कर रहा था कि जो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लिया जाए, ताकि जो न्यूली ग्राफ्टेड प्लांट्स थे, जो नए पौध उगाए जा रहे थे ना, उनको पानी सप्लाई किया जाए। ही ऑब्जर्व द सर्किट कनेक्शन इन दैट एरिया वेयर ही थॉट द प्रॉब्लम वाज लोकेटेड। और उसने देखा कि जो सर्किट कनेक्शन है, जो तारों का कनेक्शन है उस एरिया में जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, जहाँ पे प्रॉब्लम लोकेट था, उसको समझना चाहा। ही फॉरगेट टू शट डाउन द मेन सप्लाई सो दैट ही डिड नॉट टेस्टेड द वायर टू सी इफ दे वर लाइव। और वो जो है ना भूल चुका था कि जो मेन सप्लाई है उसको शट डाउन करना, बंद करना, और ये भी नहीं देखा टेस्ट करके जो करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस वायर में, वायर लाइव है कि नहीं है। एज सोन एज द वर्कर होल्ड लाइव वायर ही केम अक्रॉस इलेक्ट्रोक्यूटेड एज अ रिजल्ट ही कोलेप्स्ड ऑन द फ्लोर। जैसे ही वो जो वर्कर था, मजदूर था, उसने चलते हुए तार पे, मतलब जिसमें करंट फ्लो हो रहा था, उस तार को टच किया, लाइव वायर को टच किया, पकड़ा, तो क्या हो गया, उसको झटका लगा, इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गया और वो फर्श पे जाके गिर गया। फॉर्चुनेटली चंदन वाज देयर एंड ही न्यू अबाउट हाउ टू फर्स्ट एड द इलेक्ट्रोक्यूटेड पर्सन। अब सौभाग्य से चंदन वहाँ पे था और उसको मालूम था कि इस प्रकार बिजली के झटका खाए हुए व्यक्ति को कैसे फर्स्ट एड दिया जाए, प्राथमिक चिकित्सा दिया जाए। फर्स्ट ही शट डाउन द पावर बाय ड्यूएल स्टार्टर एंड फ्यूज बॉक्स। और सबसे पहले क्या किया उसने, जो ड्यूएल स्टार्टर होता है वहाँ से पावर को शट डाउन किया और फ्यूज बॉक्स को निकाला। सेफली लुक ओवर द कंडीशन ऑफ द वर्कर बाय चेकिंग हिज पल्स फॉर द नेसेसिटी ऑफ CPR। और उसने जो पल्स है मजदूर का उसको पकड़ा, उसको चेक किया उसके कंडीशन को, और ये जानना चाहा कि उसको CPR देने का ज़रूरत तो नहीं है। ही आल्सो चेकड फुल बॉडी टू इंश्योर ऑफ ब्लीडिंग। उसने पूरे शरीर को चेक किया कि कहीं से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, फ्रैक्चर एक्सेट्रा, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। ही हैंडल द सिचुएशन वेरी वेल एंड कॉल्ड द एम्बुलेंस। उसने उस सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया, डरा वरा नहीं, क्योंकि उसको पूरा नॉलेज था, और उसने एम्बुलेंस को बुलाया। अब देखिए इस स्टोरी के ऊपर जो है ना 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हाट प्रोसीजर वर्कर शुड हैव बीन पुट इन प्लेस टू प्रिवेंट दिस एक्सीडेंट। कि जो मजदूर था उसको कौन सा तरीका अख्तियार करना था, अपनाना था, कि इस जो दुर्घटना हुआ था, ये जो एक्सीडेंट हुआ था, उसको ख़त्म करने के लिए या उससे बचने के लिए। अब इसके आंसर में देखिए कि द प्रोसीजर्स वर्कर शुड हैव बीन पुट इन प्लेस टू प्रिवेंट दिस एक्सीडेंट आर एज फॉलोज। कि वो सारे प्रोसीजर्स या प्रक्रिया जो है ना, जो मजदूर लोगों को अपनाना था उस जगह पे, ताकि इस एक्सीडेंट से बचा जा सकता था, इस बिजली के झटके से बचा जा सकता था, एक अमूल्य जीवन बचाया जा सकता था, वो हम नीचे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट है कि फर्स्ट शट ऑफ द पावर एट द DOL स्टार्टर पैनल। तो बच्चों जब भी हम बिजली के काम को करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि पावर को बंद कर देना चाहिए। तो उनको भी इस बात का ध्यान रखना था कि वहाँ पे काम करने के पहले जो DOL स्टार्टर पैनल है वहाँ पे जाके पावर को शट ऑफ कर देना था, बंद कर देना था। सेकेंड है कि टेस्ट द वायर टू सी इफ़ दे आर लाइव बाई यूजिंग टेस्टर। और उनको वायर को टेस्ट करना था, जांच करना था। कैसे जांच करना था कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और टेस्टर के थ्रू जांच करना था। थर्ड है वेयर सेफ्टी हैंड ग्लोव्स एंड सेफ्टी शूज। उनको सेफ्टी हैंड ग्लोव्स और सेफ्टी शूज पहन लेना था, ताकि अगर लाइव वायर को टच भी कर ले रहे हैं तो उनको झटका नहीं लगता, और ज़मीन के नीचे से भी अगर करंट आता तो सेफ्टी शूज के थ्रू उनको झटका नहीं लगता, इलेक्ट्रोक्यूटेड नहीं होते। 4 है डोंट टच द वायर और इक्विपमेंट विथ वेट हैंड्स। उनको वायर को इक्विपमेंट को टच नहीं करना है, किससे,
वेट हैंड से, मतलब गीले हाथों से, भीगे हुए हाथों से, भीगे हुए शरीर से कभी भी आपको बिजली के तारों को या बिजली के सामानों को टच नहीं करना है। इसमें क्वेश्चन 20 है कि डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ गिविंग फर्स्ट एड टू द इलेक्ट्रोक्यूटेड पर्सन। इसमें हमको स्टेप्स बताना है कि जो फर्स्ट एड हमको देना होता है जब कोई व्यक्ति को बिजली से झटका लगता है या इलेक्ट्रोक्यूटेड होता है तब। अब इसका आंसर है कि द स्टेप्स ऑफ गिविंग फर्स्ट एड टू द इलेक्ट्रोक्यूटेड पर्सन आर एज फॉलोस, कि जो स्टेप्स होते हैं, ये जो क्रम होता है ना फर्स्ट एड देने का, प्राथमिक चिकित्सा देने का, किसको, ऐसे व्यक्ति को जो इलेक्ट्रोक्यूटेड रहता है या बिजली के झटके से पीड़ित हो गया रहता है, उसको हम नीचे लिख रहे हैं। पहला है सेपरेट द पर्सन फ्रॉम करेंट सोर्स। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि जहाँ से उसको करंट लग रहा है या जिस जगह से वो टच किया हुआ है करंट सोर्स से, या बिजली का जो करंट है जहाँ से उसमें फ्लो हो रहा है ना, उसको वहाँ से हमको हटाना है, लेकिन डायरेक्ट टच करके नहीं हटाना है। उसके लिए एक इंसुलेटर का यूज करना है, चाहे हम रबड़ की किसी चीज़ का यूज करें या लकड़ी का यूज करें या हैंड ग्लोव के थ्रू उसको अलग करें, अदरवाइज हमको भी झटका लग जाएगा। सेकेंड है कि व्हेन यू कैन सेफली टच द पर्सन डू CPR इफ द पर्सन इज नॉट ब्रीदिंग और डज नॉट हैव अ पल्स। अगर आप उसको सुरक्षापूर्वक टच कर पा रहे हैं उस आदमी को, तो हमको क्या करना है, उसका CPR करना है। अगर वो आदमी जो है ना सांस नहीं ले पा रहा है या उसमें पल्स नहीं है, तो मतलब सबसे पहले उसको चेक करना है कि वो ब्रीथ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसमें पल्स है कि नहीं। अगर नहीं है तो तुरंत CPR शुरू कर देना है। थर्ड है चेक फॉर अदर इंजरीज, और बाकी जो इंजरीज है ना उसके लिए उसको चेक करना है कि कोई और तो चोट नहीं लगा हुआ है, कहीं अगर और चोट लगा हुआ है तो उसके हिसाब से फिर उसको फर्स्ट एड देना है। और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है कि कॉल द एम्बुलेंस एंड वेट फॉर इट। एम्बुलेंस को हमको कॉल करना है, क्योंकि एक लेवल से ज़्यादा हम उसको ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, और उसका इंतजार करना है। फिर क्या करना है, टेक फॉलो अप, फिर उसका फॉलो अप करना है। क्वेश्चन 21 है कि व्हिच आर द रिक्वायरमेंट्स एंड नेसेसरी कंडीशंस मस्ट बी मेट वाइल रेजिंग प्लांट नर्सरी। कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं, कौन कौन सी मुख्य स्थितियां होती हैं जो कि मिलना चाहिए, कब, जब हम प्लांट नर्सरी लगाते हैं तब। अब इसके आंसर में देखिए कि द रिक्वायरमेंट्स एंड नेसेसरी कंडीशंस फॉर रेजिंग प्लांट नर्सरी आर, कि जो रिक्वायरमेंट होता है, जो ज़रूरतें होती हैं, और जो नेसेसरी कंडीशन माने आवश्यक स्थितियाँ होती हैं किसके लिए, प्लांट नर्सरी को रेज करने के लिए, वो नीचे दिए हुए हैं। इसमें पहला है कि वायबल सीड्स, कि जो बीज है ना वो आसानी से हमको मिलना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि स्पेशल सीड हम लोग यूज करेंगे तो कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। फिर फेवरेबल टेम्परेचर, की जो टेम्परेचर है ना वो प्लांट के ग्रोथ के लिए सही होना चाहिए, उन्हें तापमान जो है फेवरेबल होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। उसके बाद एप्रिसिएबल लेवल ऑफ मॉइस्चर, कि जो मॉइस्चर है, नमी है ना, उसका जो लेवल है उतना ही होना चाहिए जितना हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए हमको ज़रूरत है। उसके बाद फर्टाइल एंड गुड सॉइल विद गुड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, और जो मेन जरूरी चीज़ है कि उपजाऊ ज़मीन चाहिए और एक अच्छा मृदा चाहिए, सॉइल चाहिए जिसमें जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, जो जल धारण की क्षमता है ना, वो काफ़ी अच्छी हो। उसके बाद है स्टडी ऑफ प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट बी कंडक्टेड अलॉन्ग साइड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द एरिया, और जो प्लांट के गुण हैं, प्लांट की जो विशेषताएं हैं कि कैसा वो बढ़ता है, क्या क्या करता है, उसका अच्छे से हमको स्टडी करना है। किसके साथ में, कि जो एरिया में हम इसको ग्रो कर रहे हैं उस एरिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना वो कैसा है। अगर इन दोनों में मिसमैच होगा तो हमारा जो प्लांट नर्सरी है वो फेल हो जाएगा।